हमारे साथ वीरेंद्र पांडे भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस, और हमारे साथ अनिल गोयल जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र पांडे जी, रिजल्ट आपके सामने है। जितने भी एग्जिट पोल थे लगभग सब नकार दिए गए। बम्पर जो वोट हैं वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ती दिख रही है। यहां तक कि तेलंगाना में भी 1 से 11 होते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र पांडे जी, मैं राम पांडे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस। जी। राम पांडे जी, देखिए, अब आप क्या कहेंगे? आंकड़े जो है वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। ऐसा मजाक सा लगता है कि सब देखकर कि जैसे देश का, जनता का और लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा हो। ईमानदारी से तो इन परिणामों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी विश्वास नहीं कर रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता विश्वास नहीं कर रहे। ये सब ऊपर से जरूर बोल रहे हैं और इनको जी राम पांडे जी। आवाज आ रही है। जी जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, तो ये गड़बड़ी की जा रही है। और जहां तक नीति नियत की बात करें तो कांग्रेस की नीति वाकई गलत रही, जो हमने भारतीय जनता पार्टी को पैदा होने दिया और लोकतंत्र का सम्मान किया। हम भी ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग का दुरुपयोग करते तो आज भारतीय जनता पार्टी जिंदा नहीं होती। ये हमारी बहुत बड़ी गलती रही अच्छा, है। पर राम पांडे जी, तेलंगाना को लेकर क्या कहेंगे आप? अगर यहां पर तेलंगाना में चूंकि एक सीट थी भारतीय जनता पार्टी के पास हाँ, और 1 से 60 पर आते तो फिर ये सरेआम चोरी पकड़ी जाती। अभी जो चोरी की गई है वो पिछले रास्ते से की गई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। जैसे कि हम बैलेट पेपर की बात करें, कर्मचारियों को ओपीएस हमने दी, कर्मचारी हमारे समर्थन में थे और बैलेट पेपर पर कांग्रेस हार रही है। ये मतलब असंभव जैसी बात है। और बैलेट पेपर को चुराने का काम भी इन्होंने बालाघाट और उज्जैन 2 जगह किया था। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम बैलेट पेपर में भी हार जाएं, शुरुआती फर्स्ट राउंड में ही हम हार जाएं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता फील्ड में गए नहीं है। मैं ग्वालियर की बात बता दूं, जिस विधानसभा में मैं रहता हूं, माया सिंह 5 साल से दिखाई नहीं दी है, 5 मिनट के लिए जनता के बीच में नहीं आई है और वो आगे चल रही हैं। मेरे बगल की विधानसभा में नारायण सिंह कुशवाहा रहते हैं, पूर्व मंत्री हैं, 5 साल से वो दिखाई नहीं दिए। ये लोग कोरोना काल में भी नहीं दिखाई दिए और ये लोग आगे चल रहे हैं। तो ये सारा असंभव जो काम है। और ये कह रहे हैं मोदी जी, भाई मोदी जी को तो सब लोग झूठा प्रधानमंत्री मानते हैं। 37% वोट इनको मिले थे, 63% मोदी जी के विरोध में गया है। देश की 63% जनता ये मानती है कि मोदी जी झूठ बोलते हैं और इसका झूठ का सबसे बड़ा कारण है, मोदी जी ने कहा ये मेरी गारंटी है और उसके पहले मोदी जी ने कहा था कि मैं रेवड़ियों का विरोधी हूं। तो एक पर तरफ तो राम कहते हैं पांडे मैं जी, रेवड़ियों आप का एक चीज जी। बताइए, आप बहुत सारी चीजें कह रहे हैं लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है कि आपके यहाँ जो लड़ाइयाँ थी, अंदरूनी लड़ाइयाँ, उसका रिएक्शन है जनता का। नहीं, लड़ाई नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया ये बीजेपी में है, नहीं तो भारतीय जनता इनमें पार्टी तो लड़ाइयां थी। वोट लेके आ गई ना उस लड़ाई के बाद भी। नहीं आई है ना, ये वोट नहीं है, ये मजाक है। ये वोट लेकर नहीं आए हैं, हम्म। इनकी जमानत है जब तो होना थी। नरेंद्र सिंह तोमर अपने क्षेत्र में जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता, इन्होंने गांव में नहीं घुसने दिया है लोगों ने। ये बात अलग है कि इन्होंने वहां फिर बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश की है। हम्म। नरेंद्र सिंह तोमर जी के क्षेत्र में, नरोत्तम मिश्रा जी के क्षेत्र में। नरेंद्र सिंह तोमर की तो जमानत जब्त हो जाती, इन्होंने बिल्कुल अपनी विधानसभा में कोई समय नहीं दिया। अच्छा राम जनता पांडे जी, आप खुद ही जबरदस्ती से नाराज थी। कांग्रेस की बात को लेकर, आप जैसे कि राजस्थान की हम बात करें तो आप खुद संशय में थे, तो राजस्थान के रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे आप? वहां भी राजस्थान गुटबाजी में चरम पर रही है कांग्रेस की, सबने देखी है। जनता विकास देखती है, कहां गुटबाजी थी। सचिन पायलट कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, हाँ। पूरे टाइम पर वो रात दिन मेहनत कर रहे थे। और गहलोत जी की योजनाओं को पसंद किया जा रहा था। स्वास्थ्य की जो योजना थी 25 लाख की, उसको 50 लाख किया गया, उसको पसंद किया जा रहा था। कहीं कोई बात नहीं थी। राजस्थान में गुटबाजी बीजेपी में थी, इसलिए वसुंधरा राजे को पीछे किया गया था। वहां कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं बताता। यही हालत
मध्य प्रदेश की यही हालत छत्तीसगढ़ तो शायद की। उसका उन्हें तो लाभ मिल गया तभी तो इतनी वोट्स मिल गई। मैं चलिए आपकी नहीं, बात का जवाब गुटबाजी का ले नुकसान। लेता हूं। अनिल गोयल जी भी हमारे साथ हैं। अनिल गोयल जी, क्या कहेंगे आप राम पांडे जी जो कह रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा सीधा एक ही रिएक्शन है कि यहां पर ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा किए जा रहे हैं। संजय जी, सही बात तो यह है कि कांग्रेस शुरू से ही अपनी गलती कभी नहीं मानती। कांग्रेस ने कभी भी जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश नहीं करी। आज आप ये बात देखते होंगे, जो कांग्रेस राम भक्त राम जी के अस्तित्व को नकारती थी, जो कांग्रेस राम जी को काल्पनिक बताती थी, वही कांग्रेस आज जगह जगह पर होर्डिंग, भगवान राम के होर्डिंग लगा रही है। यही देश के हिंदुओं के, देश के बीजेपी वालों की बहुत बड़ी जीत है। निश्चित तौर पर कांग्रेस सनातन धर्म को गाली देने वाले को गले लगाती है, यही बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। ये सनातन धर्म का जो इनको श्राप मिला है, उनका श्राप है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता देश की जनता ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करा है, ना कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर विश्वास करा है। देश की जनता ने मोदी जी के विकास पर विश्वास करा है, ना कि इनकी बकवास पर विश्वास करा है। मोदी जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट योजना, यानी सीधा पैसा पहुंचेगा, उस पर विश्वास करा देश की जनता ने, मोदी जी की नीतियों पर। और मोदी जी की नीति पर विश्वास करा परिवारवाद के खिलाफ, मोदी जी नीतियों पर विश्वास करा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये सब मोदी जी की नीतियों पर काम करा है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये लेकर के भारतीय जनता पार्टी चल रही है। और देश की जनता ने देखा है कि जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, चहुमुखी विकास हुआ है। और चहुमुखी विकास होने के बाद में, चाहे देश का मामला हो, चाहे विदेश का मामला हो, चाहे रक्षा सौदों का मामला हो, तो हर मामले में जो बिल्कुल स्पष्टता के साथ बीजेपी आगे बढ़ी है। और इस बात को देश की जनता ने स्वीकार करा है। अनिल गोयल जी, ये कुछ भी कहें, ये भी कहा जा रहा है कि आपने चेहरे नहीं दिए थे। शिवराज सिंह चौहान अगर अच्छा काम कर रहे थे और बहुत अच्छा उनका जा रहा था, तो उनका चेहरा नहीं बनाया गया, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, उनकी योजनाओं पर तो मोहर लगती दिख रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के लोग। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकतंत्र में जो सीधा है कि जो विधायक जीत करके आते हैं, जो वो अपनी राय आला कमान को देते हैं और आला कमान फैसला करता है। कांग्रेस के में भी अगर मैं कहूं तो कांग्रेस के पास पीएम को उम्मीदवार कौन है? ये अभी 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ये कोई कैंडिडेट दे रहे हैं? तो हर पार्टी की अपना 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 तरीका होता है और अपने अपने तरीके से ये युद्धभूमि में उतरती है। लेकिन एक बात तय कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हमेशा चुनाव की तैयारी करता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन हमेशा चुनाव में लगता है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित सरकारें हमेशा देश के गरीब जनता के विकास पर ध्यान रखती है। उनका काम है कि हम सरकार चला रहे हैं तो देश का विकास कैसे हो, हर व्यक्ति पर सरकार कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति पर सरकार को कैसे लाभ मिले। देश, सीधी सी बात तो ये है। और संगठन, अपना संगठन कैसे बढ़े। हम दोनों, जो एक गाड़ी के दोनों पहिए सुचारू रूप से चलते हैं। कांग्रेस एयर कंडीशन बैठ करके फैसला करती है। और एयर कंडीशन बैठ के फैसला करने के बाद में ये चाहती है कि जनता बेवकूफ है, सीधी हमें इनको सरकार बनाने के लिए बुला देगी। मैं ये बात कहता हूं कि मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि सनातन धर्म को गाली देने वालों को गले इन्होंने लगाया। कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कहा और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचारी कहा। चोर चोर मोसे रवाई दोनों एक जगह मिले। जनता ये सब देख रही है कि सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब कुछ छोड़ सकते हैं और सिर्फ इन्हें सत्ता चाहिए। जबकि उलट भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा के लिए चाहिए, हर व्यक्ति की सेवा हो, महिलाएं आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े, किसान आगे बढ़े। हम इस चीज को लेकर के चल रहे हैं और ये इस चीज को लेकर चल रहे हैं। ये इनके अंतर्गत हम सत्ता पर कैसे काबिज हो, चाहे सनातन धर्म को गाली देने वालों को गले लगाना पड़े, चाहे भ्रष्टाचारियों को गले लगाना पड़े और खुद पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगाने को लगाना पड़े। तो अच्छा राम पांडे जी, देखिए अनिल गोयल जी जो कह रहे हैं वो, क्योंकि 3-3 जगह उनकी सरकार बन रही है और बड़े बहुमत से बन रही है, तो उनका जो उत्साह है वो दुगना है। लेकिन राम पांडे जी, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है, मैं बहुत सारे लोगों को सुन रहा था, बहुत सारे रिएक्शंस भी देख रहा था और बड़े बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए हैं, मतलब अपनी राय दी है। इस तरीके की बातें हो रही है कि आपके यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो निचले स्तर के कार्यकर्ता की जो मंशा रहती है या जो उसकी राय रहती है वो वहाँ तक नहीं जा पाती, और जो हिंदी बेल्ट का मर्म है, हिंदी बेल्ट की जो एक नब्ज है, वो पकड़ने में वहाँ चूक हो जाती है। कहीं कोई चूक नहीं है, सब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है। हाँ। मैं भी जाता हूँ, अपनी बात ऊपर पहुंचाता हूँ, सबकी बात सब सुनी जाती है। और जो अभी बीजेपी प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन्होंने इतनी सारी बातें की, एक बात उनकी जरूर सच है कि हिंदू मुसलमान करने का इनको फायदा मिलता है।
राजस्थान में इन्होंने हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा किया था, मध्य प्रदेश में भी किया, तेलंगाना में भी किया, छत्तीसगढ़ में किया। तो बाकी सारी बातें तो इनकी सफेद झूठ है, लेकिन हिंदू मुसलमान करने का इनको जरूर फायदा मिलता है। जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, अब नरेंद्र सिंह तोमर के 100-100 करोड़ के वीडियो आते हैं, 500-500 करोड़ के वीडियो आते हैं, और मोदी जी उनको पास में बिठाते हैं। येदियुरप्पा को जो महाभ्रष्ट माना जाता है उसको पास में बिठाते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपियों को अपने बगल में बिठाकर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा। वसुंधरा राजे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर, पंकज सिंह, राजनाथ सिंह को अपने पास में बिठाकर कहते हैं कि मैं परिवारवाद दूर करूंगा। तो जनता ये सारी बातें देखती है। उसके बाद हम मोदी जी कहते हैं कि मैं ये रेवड़ियां बांटूंगा। उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो कहते हैं रेवड़ियां चाहिए, दिल्ली में कहते हैं रेवड़ियां नहीं बंटनी चाहिए, और मध्य प्रदेश में कहते हैं रेवड़ियां बंटनी चाहिए। तो ऐसे झूठे प्रधानमंत्री पर जो अपनी ही बात से मुकर जाता लेकिन है, राम तो पांडे कौन जी, आप विश्वास ये देखिए करेगा? ना, तो वोट तो जनता दे रही है ना, जनता ने तो मोहर लगाई है सब चीज पर। जी बिल्कुल, जनता उनके जनता ने ऊपर मोहर, विश्वास कर रही है, 3-3 जगह उनको नहीं, वोट दे रही है। और जी जी, बहुमत जनता देखिए ने, आप, ऐसा नहीं है कि कोई आंकड़े बहुत फंसे हुए हैं, नहीं बड़ा नहीं, जनता स्पष्ट ने, बहुमत है राम पांडे जी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जनता ने वोट दिया है, ताकत से दिया है, पूरी ताकत से दिया है, पंजे को दिया है, लेकिन काउंटिंग बीजेपी की हो रही है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। वे मतलब जनता वीरेंद्र पंजे पांडे पर जी भी वोट हैं, लगा वरिष्ठ कर आ रही पत्रकार है, है, एक बार उनसे और मैं उधर से ले कमल का लेता फूल हूं, निकल रहा क्योंकि है। ये अब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अब जो है ना वो ईवीएम आ गई है इस बार कटघरे में, इस बार तो है। वीरेंद्र जी, कर्नाटक चुनाव में कर्नाटक मैं चुनाव आऊंगा, में अनिल न्याय जी आपके पास आऊंगा, एक बार जरा वीरेंद्र जी के पास चला जाता हूं। वीरेंद्र जी, देखिए दोनों लोगों को आपने सुना, जी। वर्तमान में अगर आप देखें कांग्रेस कहां चूक गई, एक तो ये सबसे बड़ी बात है, भले ही वो कुछ भी अब कहें, और दूसरी बात यह है कि आखिर कब तक ईवीएम को टारगेट किया जाएगा। ये यहां पर एक, क्योंकि लगातार अब जितने भी लोग आ रहे हैं कांग्रेस से, वो यही कह रहे हैं कि ये ईवीएम के रिजल्ट हैं, लेकिन जब तेलंगाना की बात होती है, कर्नाटक की बात होती है, हिमाचल की बात होती है, तब वो ईवीएम के ऊपर जो है वो निशाने तब नहीं होते। लेकिन फिर भी वर्तमान में आपको क्या लगता है, जो पूरा चुनाव आपके सामने आया है, कैसे आप देखेंगे, और इसको कैसे एक समीक्षा अगर मैं बोलूं तो कैसे की जाए? जी। ईवीएम की बात करना तो अपने एक बहाना है। ईवीएम को दोष देना अपनी कमियों को छुपाने की बात है। हाँ, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात यह हुई है कि छत्तीसगढ़ में जो परिणाम आए हैं उसकी अपेक्षा हाँ, नहीं हम जैसे लोगों को आम तौर पे नहीं दिखता था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमको ये लगता था कि सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं है, और आमतौर पर जिस सरकार के खिलाफ असंतोष नहीं होता है उसको जनता एक कार्यकाल यूं ही दे देती है। आप पूरा जहां पर बदलने का रिवाज है उसको छोड़ दें, तो अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि अगर कामकाज अगर सरकार का ठीक ठाक है तो दूसरा कार्यकाल देने में जनता हिचकती नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो जरा आश्चर्यजनक बात है। मैंने, कुछ लोगों ने कल परसों मुझे एक बात कही, उस पर मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बात सही साबित हो रही है। मेरे एक मिलने वालों ने बताया कि कांग्रेसियों के ऐसे परिवार जिनके घर से सांसद और विधायक रहे हुए हैं, उन्होंने इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। मैंने पूछा ऐसा क्यों किया उन्होंने कहा कि हम सनातन की रक्षा के लिए कर रहे हैं। ये बात ऊपर से कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे उन्होंने राम पथ कौशल्या का मंदिर बनाया, राम पथ गमन का उसको पर्यटन का स्थान बनाया, राम की जगह जगह पर मूर्ति बनाई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो दयानिधि करुणानिधि के स्टालिन के बेटे दयानिधि स्टालिन ने जो बात कही, वो बात कहीं ना कहीं लोगों के मन में घर कर गई है कि ये कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के साथ खड़ी है जो सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सनातन धर्म को खत्म करना चाहते हैं। एक बात हो, और दूसरी बात मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो कमलनाथ हैं, कमलनाथ अच्छे उद्योगपति हैं, केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, उनका प्रबंधन उद्योग के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन उनका सीधा संपर्क वहां के कार्यकर्ताओं से नहीं था और जमीनी सच्चाइयों से वाकिफ नहीं थे। और दूसरा, मुझे लगता है कि वो इतने अधिक आत्मविश्वास और अहंकार में थे
कि जैसी 3-4 महीने पहले जो स्थितियां थी, उन स्थितियों में ऐसा लगता था कि कांग्रेस आराम से मध्य प्रदेश में जीत जाएगी। वो आत्मविश्वास के कारण उनके अंदर ये अहंकार आया कि छोटी छोटी पार्टियां जो इंडिया गठबंधन के साथ भी थी, उनको अगर साध लेते, जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को किया कि उन्होंने मायावती को भी, और जो जो छोटी छोटी पार्टियां यहाँ छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने अजीत जोगी के पार्टी के उनका पुत्र, उसका आजकल अध्यक्ष है अमित जोगी, उसको, और ऐसी वो क्या कहने से पार्टी, वो ठंडी बात समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का वोट वहां से खिसके, और उसका लाभ उनको मिला कि उन्होंने बड़े अच्छे से मैनेज किया। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकदम नीचे स्तर तक काम करता है, जो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता करता नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक बात मुझे और महसूस होती है कि किसानों पर बहुत भरोसा किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि पूरे हिंदुस्तान भर में 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदने वाला कोई और प्रदेश नहीं है। तो 24 लाख से ज्यादा किसानों की संख्या थी, और उन्होंने इस बार पिछले 4 सालों के मुकाबले इस बार बहुत ज्यादा कर्जा लिया था। उनको लगा कि भूपेश बघेल की सरकार आएगी तो हमारा कर्जा माफ करेंगे। 6,900 करोड़ का कर्जा उन्होंने लिया था, लेकिन ये लोगों को लुभाने के चक्कर में उन्होंने जो सबसे बड़ी गलती की मुझे लगता है कि प्रशासनिक अराजकता छत्तीसगढ़ में चारों ओर थी। आम आदमी को आमतौर पे थाने से, पटवारी से और तहसीलदार से ये छोटे छोटे काम महसूस होते थे। तो इनमें प्रशासन के लोगों ने उनको इस कदर निचोड़ा है और इतना अपमानित किया है कि उनको लगा कि ये प्रशासनिक अराजकता के कारण अगर ये सरकार दोबारा लौट कर आएगी तो हमारी खैर नहीं होने वाली है। एक और बात, चौथी बात, अपने आप को मुसलमान और ईसाई के पक्ष में न दिखाने की नीति एक भूपेश बघेल ने कर रखी थी। उसका परिणाम ये हुआ था कि जैसे बस्तर का इलाका है जहां पर आदिवासियों में धर्मांतरण, और जो धर्मांतरित आदिवासी थे उनका जो मृत्यु के बाद उनका जो वो जो अंतिम संस्कार होता था, उस अंतिम संस्कार के लिए जिस गांव के वो रहने वाले थे वहां मृत्यु हो गई, वहां पर दफनाने का विरोध हुआ गैर ईसाई आदिवासियों के द्वारा। वहां पर सरकार ने मौन साध लिया और उनका जो पक्ष था कि भाई जहां पर मरे हैं, जिस गांव में मरे हैं, वहां पर वो दफन होना उनका अधिकार है, उस अधिकार के और उनके न्याय के साथ नहीं खड़े हुए, उनको उपेक्षित कर दिया। तो वहां पर ईसाई आदिवासियों ने विशेष रूप से सरगुजा में और मतलब आप ये कह रहे हैं वीरेंद्र पांडे जी, आदिवासियों ने जो स्थिति है, एक मिनट, एक बात मैं समाप्त कर लेता हूं। ईसाई आदिवासियों ने जो आमतौर पे कांग्रेस का वोटर है, उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई, अलग पार्टी बना के लड़े, तो वहां पर काफी बड़ी संख्या में उनको वोट मिले हैं, ऐसा मुझे लगता है। वो भी कांग्रेस के लिए नुकसानदेह। वही वीरेंद्र पांडे जी, यही है, मतलब जो अंडर करंट था उसे समझने की एक तो चूक हो गई, और जो धरातल पर जो मुद्दे थे शायद वो बीजेपी उन्हें भुनाने में यहां पर अपना मतलब काम कर गई। ये एक ऐसा है। हाँ बिल्कुल, इनको ये आश्वस्त ये थे कि हमने किसानों को साथ लिया है। हमने जो महिला स्व सहायता समूह है उनका 9,000 करोड़ का कर्जा था, उनको हमने माफ करने की बात कह दी है। और अच्छा, जो विवाद चलता रहा उसे क्या कहेंगे महेंद्र पांडे जी? जो जिस चीज को राम पांडे जी नकारते हैं, वहां पर पूरे 5 सालों तक टीएस सिंहदेव साहब और बघेल साहब का जो एक विवाद था वो भी तो सार्वजनिक था, वहां पर भी तो चीजें थी। नहीं, देखिए वैसा विवाद मध्य प्रदेश में कितना विवाद था, राजस्थान में कितना विवाद है। सवाल ये विवाद, इस विवाद से ज्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उस विवाद को साथ लिया गया था। और भूपेश बघेल और इनके खिलाफ जो विवाद था वो विवाद बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं था, कोई झगड़े की नौबत में नहीं आया था, बाद में उसको साथ लिया गया, इसलिए उसकी चर्चा कहीं होती नहीं थी। हाँ, थोड़ा बहुत असर होगा उसका, ये बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर मुझे दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा असर दिखाई पड़ता है जो हम भी नहीं समझ पाए, कोई भी नहीं समझ पाया,
कि वो कहीं ना कहीं हर हिंदू के मन में कि सनातन बिल्कुल, को सनातन समाप्त वाला जो करने मुद्दा वालों के बीच में साथ आया है उसने पूरे कांग्रेस खड़ी चुनाव को हुई है। चेंज कर दिया, ये बदल दिया। मैं मतलब चौंका जब जिस दिन मुझे ये बताया गया कांग्रेस के ऐसे परिवार हाँ, जो परंपरागत रूप से कांग्रेसी, और ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर से सांसद रहे हुए हैं, उन्होंने बताया कि हमने इस बार भाजपा को वोट दिया है क्योंकि सनातन का नुकसान कर रही है कांग्रेस। पांडे जी बोलिए। देखिए, ये वीरेंद्र पांडे जी का एक बड़ा, हर चीज को उन्होंने बड़ा खोल खोल कर बताया कि चूक हो गई, मतलब बड़ी चूक हुई है। थोड़ा सा ईवीएम से अलग हटकर बात कर लेते हैं। अगर आप इन आंकड़ों को थोड़ा सा वैसे आप देखें कि चलिए इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है ना, ऐसा नहीं है कि बहुत कम है। आप देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं है कि एक तरफा ही है। अगर मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगह तो रिजल्ट ऐसा है कि हाँ ठीक है, टकराव हुआ है। जी जी, पांडे जी को मैं बहुत बुद्धिजीवी मानता हूं, और मैं जितने भी देश के विश्लेषक हैं उनको भी बड़ा बुद्धिजीवी मानता हूं। कल तक देश के किसी भी बुद्धिजीवी ने, किसी भी चुनावी विश्लेषक ने, किसी भी बड़े पत्रकार ने, किसी भी बड़े नेता ने ये नहीं कहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार रही है। कल तक सब ये कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है, और सब ये गिना रहे थे कि भूपेश बघेल की नीतियां अच्छी हैं। उन्होंने 2 रुपए किलो में गोबर लिया, राम वन पथ गमन मनाया, कौशल्या माता का मंदिर बना लिया, उन्होंने हिंदू भी सारे साध लिए हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व पर भूपेश बघेल चल रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ कर दिया है, किसान भी वोट देने को तैयार हैं, भूपेश बघेल की इमेज बहुत अच्छी है। ये सारे देश के बुद्धिजीवी कह रहे थे, सारे पत्रकार कह रहे थे, सारा मीडिया कह रहा था। फिर आज क्या हो गया? आज कहने लगे कि अरे वो आदिवासियों को नहीं पूछा, उनको जमीन में नहीं गाड़ने दिया, और वो कांग्रेस के जो सांसद थे उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट दे दिया। कल तक वो सांसद कांग्रेस को वोट दे रहे थे, आज ये जो दिखा रहे हैं आप, इसमें कांग्रेस पीछे चल रही है, तो जो कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं उन्होंने भी बीजेपी को वोट दे दिया। तो या तो ये जो बुद्धिजीवी है कल तक झूठ बोल रहे थे और कल तक सच बोल रहे थे, तो फिर आज अपना बयान क्यों बदल रहे हैं? कल पर तक अच्छा, आप राम पांडे भूपेश जी, ये बघेल भी को कहा जा रहा था फिर वो भी सब चीजें सही हैं कि वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर एक तरफा चुनाव था, ये भी सब लोग कह रहे थे। राजस्थान के यहाँ भी यही सब लोग कह रहे थे कि एक तरफा चुनाव है। ये भी था ना, तेलंगाना में आपके लिए कह रहे थे कि एक तरफा आप लोग वहां पर बढ़ रहे हैं। तो अगर उस सारे चीज देश पर के यही तो, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही तो कह रहा हूं, देश के सारे बुद्धिजीवी झूठे हो गए ना। नहीं, वो आप ये देखे ना, कहा जा रहा था ना कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान वापसी कर रहे हैं, ये कहा जा रहा था। नहीं, ये तो 4 दिन से जो मैनेज्ड जो एग्जिट पोल था, 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं जनसंपर्क विभाग से, 600 करोड़ उसके लिए, बीजेपी के फेवर में खबर दिखाने के लिए। लेकिन 4 दिन पहले की बात करें तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कांग्रेस को बता रहे थे, राजस्थान में फाइट को बता रहे थे। मैंने आपके चैनल पर भी कहा था कि राजस्थान में फाइट रहेगी, 10-5 सीटों का अंतर रहेगा। और देश का सारा बुद्धिजीवी यही कह रहा था, अंतर वहां पे है, वो कह ही रहे थे सर। यही तो कह रहा हूं, देश के सारे बुद्धिजीवी झूठे कर दिए मशीन ने, ईवीएम मशीन ने देश के सारे बुद्धिजीवियों को झूठा साबित कर दिया, और ईवीएम मशीन सच हो गई। तो अब क्या करें? अब इतने बड़े जो, जिनको 50-50 साल का अनुभव है, जो 50-50 साल से चुनावी विश्लेषक है, वो सारे झूठे हो गए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान वापसी कर रहे हैं। वो तो आप कह रहे थे कि नहीं वापसी कर रहे। देखिए, वापसी हो गई और बम्पर वापसी हो गई। एग्जिट पोल के पहले किसी ने नहीं कहा है, सबने एग्जिट पोल के बाद अपने विचार बदले हैं। एग्जिट पोल के पहले मध्य प्रदेश में सारे बुद्धिजीवी कांग्रेस को जिता रहे थे, चाहे वो बुद्धिजीवी भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों ना हो। पर राम पांडे जी, सनातन को लेकर जो बात हो रही है, सनातन को लेकर जो अब एक आकलन किया जा रहा है, देखिए आकलन तो बाद में ही होता है कि वास्तव में रिएक्शन क्या रहे होंगे। आपको नहीं लगता है कि सनातन वाला जो एक रिएक्शन था वो जनता ने दिखाया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे पकड़ने में चूकी है? ये बात मैं मानता हूं कि हिंदू मुस्लिम का जो वोट है उसका फायदा बीजेपी को ज्यादा होता है, और सच्चाई ये है कि बीजेपी सनातन विरोधी है और कांग्रेस सनातन समर्थक है। लेकिन बीजेपी ये प्रचारित करने में एक्सपर्ट है कि वो सनातन समर्थक है, और बीजेपी ये प्रचारित करने में एक्सपर्ट है कि कांग्रेस सनातन विरोधी है। जैसे मैं मध्य प्रदेश का एग्जांपल दूं, इस चुनाव में तो मोनिका भट्टी को छिंदवाड़ा से टिकट दिया गया,
छिंदवाड़ा की एक विधानसभा से, जो रामायण की प्रतिलिपियां जलाती है, जिसने सनातन धर्म को कसम खाई है कि खत्म कर दूंगी मैं, और जो कहती है आदिवासी तो हिंदू होता ही नहीं है, उसको इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। तो बीजेपी सनातन विरोधी हुई ना, लेकिन कांग्रेस इसको नहीं फैला पाई। क्यों नहीं फैला पाई? क्योंकि कांग्रेस के पास पैसा नहीं है मीडिया को देने के लिए। कोई भी खबर फैलती है तो वो मीडिया के माध्यम से फैलती है। अब मतलब मोनिका भट्टी हो आप सकता है राम आपने पांडे ही जी नाम ना सबको सुना हो। लपेट दीजिए, आप मीडिया को भी लपेट दीजिए। नहीं, अब क्यों? आपने भी क्योंकि मोनिका भट्टी का मुझे लगता है नाम नहीं सुना होगा, आपको भी नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूं ना। हाँ। आप पता कीजिए, मोनिका भट्टी जो रामायण की प्रतिलिपियां जलाती है, उसको टिकट दिया। मुझे आप ये बताइए पहले तो राम पांडे जी, सर, जब राहुल दूसरा एक गांधी और जी बता रहा हूं, बोलते एक हैं तो एग्जाम्पल और कौन दे सा रहा हूं, ऐसा एक नहीं चैनल है जो राहुल गांधी जी को नहीं दिखाता? जी, जब राहुल जी बोलते हैं या प्रियंका जी बोलती है, कौन सा ऐसा चैनल है देश के अंदर जो उनको नहीं दिखाता? जी, दो तरह से बात होती है। मोदी जी को दिखाता है 10 घंटे, तो हाँ। राहुल जी और प्रियंका जी को 10 मिनट। और फिर सुनिए, मोदी जी को जब भी दिखाता है तो मोदी जी की सकारात्मक बातें करता है। हाँ। कांग्रेस राहुल और प्रियंका को जब दिखाते हैं तो उनके बारे में नकारात्मक बातें की जाती हैं, तो मतलब नुकसान हो रहा है। हर हम लोग- चीज में कमी हम इस दिखती बात है। को गलती गोयल मानते हैं, साहब, अपनी अनिल गलती गोयल मानते साहब, हैं। आज तो हम राम गलती पांडे जी मानते मानने हैं इस वाले बात नहीं की है। कि वो तो मीडिया मैनेजमेंट पे उनका हम वीक है। उनका तो यह है कि मीडिया भी कटघरे में, ईवीएम भी कटघरे में, हर कोई वर्तमान में कटघरे में, केवल तेलंगाना जो है वहां पर हर कोई सही। गोयल साहब। जी, मैं तो ये कहता हूँ, ये जिस विचारधारा पर चल रहे हैं उसी पर चलते रहें, और उसी पर चलने से ही देश का फायदा है। ऐसी पार्टियों को खत्म होना ही चाहिए, और बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं जो जन धरातल पर नहीं सोच रहे। अभी इन्होंने एक तो ईवीएम पर बात करी, तो मैं वही, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे बंगाल हो, वहां पर अगर ये लोग जीतते हैं, चाहे ममता बनर्जी जीतते हैं, तो वहां पर ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना। लेकिन जहां पर ये हारते हैं वहां पर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसी इन्होंने जांच एजेंसियों की बात करी, ईडी की कही, सीबीआई की कही, यानी कि जिस सीबीआई को माननीय कोर्ट ने कांग्रेस के पिंजरे का तोता कहा था, तो वो कोई, इनका कोई दुरुपयोग नहीं है। आज जांच एजेंसियां अपने स्वतंत्र जांच कर रही हैं, तो इनको ये, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी बात, एक आरोप लगाना और एक भ्रष्टाचार सिद्ध होना। राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर बाहर है। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, तुम्हारा योगेंद्र जैन, संजय सिंह, जमानत नहीं मिल रही है कोर्ट के अंदर में, जो सिद्ध हो चुके हैं। और उन सबको तुम दोनों मिलकर के, यानी चोर चोर मोसेरे भाई, एक दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते हैं, एक दूसरे के साथ लगते हैं, ये जनता देख रही है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के अंदर इन्होंने वो दिया था, वायदा करा था कि हम शराबबंदी करेंगे। 5 साल तक शराबबंदी नहीं करी, तो कांग्रेस पर कैसे जनता विश्वास करेगी कि जो पिछली बार शराबबंदी का नारा दे करके, घोषणा करके, वायदा करके आए, और उसके बाद शराबबंदी नहीं करी। तो निश्चित तौर पर जहां छत्तीसगढ़ की बात ये कहते हैं, मैं बल्कि कहने को तैयार हूं, तो आज से कुछ दिन पहले, 8-10 दिन पहले मेरे टीवी चैनल पर डिबेट हुई थी, तो भी मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ की विधान की जमीन पर अभी कांग्रेस नहीं पहुंची है। और निश्चित तौर पर हम वहां लोकल आदमियों से बात करें, तो मैंने वहां पर 20 आदमियों से बात करी, तो 18 आदमियों ने बीजेपी के लिए बात करी, 2 आदमियों ने कांग्रेस की बात करी थी। नीचे बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती थी, जिसका परिणाम ये सामने के लिए आया है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमने भ्रष्टाचार पर प्रहार करा है, अब जब जांच एजेंसी से बात कर रही है, भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रही है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है। और परिवारवाद के खिलाफ हमारी आवाज का फायदा कांग्रेस को हो रहा है तेलंगाना में। अगर हम कह रहे परिवारवाद के खिलाफ है, तो तेलंगाना में इसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा है। लेकिन जनता परिवारवाद के खिलाफ है, और जब तक इस बात को नहीं चलेंगे, सोचेंगे, और ये आरोप के ऊपर प्रत्यारोप करेंगे, अपना मतलब विषय, अपने आप को सोचेंगे नहीं किस तरीके से चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव हारती है तो विश्लेषण करती है और सोचती है, और उनको दूर करने का प्रयास करती है। ये जब हारते हैं तो सोचते नहीं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, चाहे ईवीएम पर आरोप लगाएं, चाहे पत्रकारों पर आरोप लगाएं, चाहे ये हिंदुओं पर आरोप लगाएं, ये आरोप लगाते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राजस्थान के अंदर कन्हैया लाल की जब मौत होती है तो उसको सिर्फ 5 लाख रुपए दिया जाता है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग रोड एक्सीडेंट में मौत होती है तो उसको 50 लाख रुपए दिया जाता है। जनता ये सब देख रही है। आप हिंदुओं की बात करना एक अलग बात है, हिंदुओं के लिए काम भी करके दिखाओ। और आज मैं पहले भी कह, अभी भी कह रहा हूँ, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि आज इनको हिंदुत्व पर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और जब तक ये हिंदुत्व नहीं लौटेंगे, जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। और हिंदू धर्म की बात नहीं है, हिंदू जीवन शैली है।
आप इस हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हैं? आप हिंदुस्तान को के साथ क्या करना चाहते हैं? और वही बात जो इनका इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में जब इन्होंने ये देखा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, तो जनता ऐसी सरकार नहीं चाहती। नहीं बिल्कुल, जनता जब चाहती जो है कुनबा जोड़ा वो भी स्पष्टता। बिखरता नजर आया इस चुनाव में, तो लगातार यही कहा जाने लगा कि जितना कुनबा जुड़ा था उससे ज्यादा तो विवाद वहां दिखे। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ इरशाद उल हक साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इरशाद उल हक साहब, आपका भी स्वागत है। नतीजे आपके सामने हैं, राजस्थान के भी सामने हैं, मध्य प्रदेश के सामने हैं, बम्पर वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, छत्तीसगढ़ के अंदर के जो नतीजे हैं वो भी सामने हैं। लेकिन कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये सारा खेल जो है वो ईवीएम का खेल है और ईवीएम के कारण जो है वो हम हार रहे हैं, उसको लेकर उनके अपने रिएक्शंस हैं। लेकिन अगर ओवरऑल तीनों प्रदेशों को हम देखें और तेलंगाना के जो रिजल्ट है, तेलंगाना के अंदर शुरू से कहा जा रहा था कि वहाँ पर कांग्रेस और बीआरएस की फाइट होगी, भारतीय जनता पार्टी जरूर अपने आप को कहीं ना कहीं दहाई के आंकड़े तक ले जाने की कोशिश करेगी, एक ग्राउंड तैयार करने की बात हो रही थी, वो भी लगभग वैसे ही है। लेकिन अब ईवीएम को दोष दें या नीतियों को माने, क्या कहा जाए, कैसे आप इस पूरे चुनाव को देखते हैं? देखिए, ईवीएम पे आरोप लगाना मुझे लगता है कि इसका कोई आधार नहीं बनता है, खास तौर पे जब राजस्थान में आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी और पूरा ब्यूरोक्रेसी आपके मातहत थी। भले ही इलेक्शन कमीशन केंद्र की एक बॉडी हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले जो भी अफसरान हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो और भी राज्य नीचे के भी सब पूरा अधिकारी आप ही के हैं, पूरे नीचे तक के सब अधिकारी वहीं रहते हैं, स्टेट के ही रहते हैं वो। जी, इस तरह से अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात है तो फिर ये तो उनको पहले अशोक गहलोत को पता चल गया होता या फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पहले पता चल गया होता। तो इस तरह के आरोप से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। अब रही बात जहां तक रिजल्ट की, रिजल्ट जिस तरह से आए हैं, ये जो पोस्ट पोल सर्वे के जो नतीजे थे उससे भी अलग है जी, बल्कि उससे भी अलग है। उन लोगों को जो ये दावा कर रहे थे कि कहीं राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार बचाए रख सकती है, तेलंगाना के अलावा किसी भी राज्य में ये प्रेडिक्शन बुरी तरह से नाकाम रहा है। तो फिर ये इस तरह का वैज्ञानिक सर्वे होता है कि आप प्रेडिक्शन भी सही से नहीं कर पाते। पहला तो एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इस चुनाव में राहुल गांधी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी थी और राहुल गांधी खरे नहीं उतर पाए, और ये एक आश्चर्य की बात है क्योंकि जिस तरह से कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक का रिजल्ट आया, आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छी सफलता मिली थी कांग्रेस को, लेकिन वो सफलता यहाँ दोहरा नहीं पाई कांग्रेस। ये एक बहुत बड़ा झटका है। और पर कर्नाटक में आप खरगे फैक्टर क्यों भूल जाते हैं? अगर हक साहब देखें, कर्नाटक के अंदर तो जो खरगे का बनना वो एक बड़ा एक नाम था, वो बड़ा फैक्टर है वहां पर। सिर्फ मामला खड़गे का नहीं था। हाँ, अगर खड़गे का होता, उस तरह से अगर आप देखेंगे तो वहां के डीके शिव कुमार हो या फिर वहां के मुख्यमंत्री हो, उनकी अपनी पहचान, अपनी पकड़ काफी मजबूत है, यह भी एक फैक्टर है। और एक बात और भी थी, अगर वहां की बात आ रही है कर्नाटक की, तो आप देखेंगे कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी की जो वो सरकार थी, वहां पर जो मंत्री थे उनका विरोध ज्यादा रहा। वहां पर ये लगातार लोग कहते रहे कि सरकार जो है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, हम ठीक है, हम मोदी जी को तो पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ सरकार के जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है, और वो खामियाजा वहां पर भुगतना पड़ा। और वहां पर जो कांग्रेस है वो समझाने में कामयाब रही, वो भी फैक्टर था वहां पर। तो मैं इसमें थोड़ा सा असहमत हूं आपसे, इसलिए कि आपने देखा होगा कि कर्नाटक में जिस तरह से हिंदुत्व के प्रयोग पे बल दिया जा रहा था और जिस तरह से हिंदुत्व के मुद्दे को, जैसे नकाब के मुद्दे हो या फिर स्कूलों में हिजाब बैन का मुद्दा हो, तो वो प्रयोग असफल रहा। तो इसलिए अभी का जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत जिस तरह से हो रही है, इसे मैं हिंदुत्व के रूप में नहीं देखता हूं। अगर हिंदुत्व की बात होती तो कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रयोग किया था वहां पे उसकी सफलता होती, लेकिन वहां नहीं हुई। तो इस तरह से ये कहना कि हिंदुत्व का भी मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत से लोग नाराज थे, जिन्हें खुद अशोक गहलोत नहीं भाप पाए। और राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस के अन्य एक धड़े से जिस तरह से नाराजगी थी, वो नाराजगी दिखी है सामने।
छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि वहां पे कांग्रेस बुरी तरह से हारी, तो वहां भी कांग्रेस से नाराजगी का है। तो एक तरह से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो आस्था व्यक्त की है, यह एक आस्था राजनीतिक रूप से है। इसमें किसी खास जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि हिंदुत्व की बात है, या सॉफ्ट हो या हार्ड हो, सिर्फ बात हिंदुत्व की नहीं है। अगर हिंदुत्व की होती तो राजस्थान के हाँ, और पहले का हिमाचल के चुनाव अंदर भी चलती दो है, प्रदेशों में आप देखेंगे, हाँ। कर्नाटक में और हिमाचल प्रदेश में, तो फिर वहां हिंदुत्व कहाँ चला? तेलंगाना में भी नहीं चला वो तो। लेकिन उसके और बाद भी तेलंगाना एक भी एक फैक्टर ये बात हो रही थी हक साहब की, एक फैक्टर वो भी है कि कहीं ना कहीं जो सनातन वाला मुद्दा बीच में आया, उससे लेके जरूर कुछ चीजें ऐसी रही कि वो एक फैक्टर हो सकता है। अभी तो ये हो सकते वाली बात है, वरना तो अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में कहा जा रहा था कि महिला योजना। जहां तक आपने तेलंगाना की बात की, तेलंगाना ही मात्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पे पोस्ट पोल सर्वे का प्रिडिक्शन लगभग ठीक साबित हुआ है। तेलंगाना की जहां तक बात है, तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की सरकार के बारे में लोगों को भी ये अनुमान था, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पहले ही ये कहा था कि तेलंगाना हम जीत रहे थे। तो राहुल गांधी में जो आत्मविश्वास था वो यहाँ उसकी परिणति दिख रही है। दूसरी चीज ये है कि वहां पे AIMIM का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। उसने कुछ सीटें बचा जरूर ली हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता ने ये साबित कर दिया है कि वहां का जो लगभग 11 से 12% माइनॉरिटी का वोट है, वो शिफ्ट हुआ है, पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है कांग्रेस की तरफ। वो के चंद्रशेखर राव की तरफ नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, और भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना हार के मामले को कुछ और तरीके से उसे इसको एनालाइज करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि तेलंगाना में उसकी स्थिति अच्छी क्यों नहीं। अच्छा हक साहब, एक चीज है ना, इस बार तो आपको नहीं लगता कि जो एक ये कहा जाता था कि तोड़ फोड़ हो सकती है, बाड़ेबंदी की बात होती थी, वो तो जनता ने नकार दी। जनता ने कहा नहीं, एक तरफा ले लीजिए, जहां पर भी है ठोक के लीजिए आप सब लोग। जी, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात याद कराना चाहता हूँ। पिछले 2018 में जब मध्य प्रदेश का रिजल्ट आया था, हाँ, आपने देखा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों जगह पे कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। राजस्थान के में तो सरकार चलती रही, लेकिन मध्य प्रदेश में लगभग 1 साल भी ठीक से नहीं चल पाई वहां की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सरकार बना ली थी। लेकिन आप अगर याद करें कि लोगों में, अगर लोग यह मान के चल रहे होते कि कांग्रेस पार्टी से को लोगों ने वोट दिया था और भारतीय जनता पार्टी ने जबरन सत्ता हथिया लिया, हाँ, तो फिर तो इतना बम्पर वोट ना लेता। नहीं दिखा। नहीं, वो तो है। अच्छा हक साहब, एक चीज और है, एक आपने इस पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर देखा हो, क्योंकि राम पांडे जी उस चीज को मान नहीं रहे, लेकिन ये भी टारगेट वहीं कर रहे थे, ग्वालियर की बात हम कर रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर एक रिएक्शन हर कांग्रेसी का रहा, और उसका जो उल्टा रिएक्शन ज्योतिरादित्य सिंधिया बढ़ते और नजर आए। आप देखिए कि उनकी ताकत और बढ़ी है, जितना ज्यादा उन्हें टारगेट किया गया उतना ज्यादा वो बढ़े। तो इसका क्या मतलब कि ये समझ नहीं पाए सिंधिया जी को, या बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया एक तरह से सबसे बड़ा फैक्टर के रूप में उभरे हैं। अब कांग्रेस में जब तक वो थे, और तो जब वो बीजेपी में आए तो लोगों ने ये समझ लिया कि भाई उनका करियर समाप्त हो रहा है, लेकिन इस चुनाव ने ये साबित कर दिया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बड़ा फैक्टर है वहां पे। हाँ, वो दिखा भी है। राम पांडे जी क्या कहेंगे आप? अभी तो खुद इरशाद उल हक साहब भी हमारे साथ रहे, उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको कही कि ईवीएम पर अगर सवाल खड़े करते रहेंगे तो मंथन किस चीज का करेंगे फिर? जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद मेयर नगरीय निकाय के इलेक्शन हुए थे, और ग्वालियर के ही रहने वाले हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और मेयर का चुनाव बीजेपी हार जाती है, जो पिछले 50-60 साल से बीजेपी जीत रही है। तो जब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए थे, तो ग्वालियर का मेयर का इलेक्शन बीजेपी को जीतना चाहिए था, कांग्रेस जीती। और ग्वालियर से लगा हुआ मुरैना है, मुरैना में भी लगातार बीजेपी जीत रही थी, और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले जाते हैं तो मुरैना भी हार जाते हैं। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पुरानी बात है ये। तो 1 साल पहले ग्वालियर और मुरैना का मेयर का चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस जीतती है, और अभी
लगभग हर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जो मेरा जो गणित है या जो मेरा अनुमान है वो सही दिशा में जा रहा है। चलिए, आपका अनुमान जो दिशा में जा रहा है वो तो ईवीएम ही है और कोई दिशा हमें लग भी नहीं रही है। और वीरेंद्र पांडे जी, अगर मैं एक छोटी सी टिप्पणी मानूं कि भाई अब रिजल्ट लगभग साफ है, लगभग, क्योंकि अब जितने भी रुझान आने थे वो भी आ चुके, कुछ बचा नहीं है, तो अब आप क्या कहेंगे कि देश में जो मोदी अमित शाह की जोड़ी की बात होती थी और जो मोदी गारंटी की बात कर रहे हैं और जो एक नारा है मोदी है तो मुमकिन है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इस चुनाव में सिद्ध होता दिख रहा है? निश्चित रूप से सिद्ध होता दिखता है। और मुझे एक बात लगती है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। उत्तर भारत में मुझे जो लगता है कि ये जो राम पांडे जी कह रहे थे कि किसी ने ये नहीं कहा कि पहले कि हिंदुत्व का कोई मामला है या सनातन का कोई मामला है, तो मुझे भी ये लगता नहीं था। 3 दिन 4 दिन पहले मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि भाई एक ऐसा परिवार जिसके परिवार में सांसद रहे हुए हैं कई बार, उनके परिवार के लोगों ने जाकर के भाजपा को वोट दिया और कहा कि हम तो जन्मजात कांग्रेसी हैं लेकिन इस बार सनातन के लिए हमने वोट दिया है। तब मेरे मन में एक खटका आया। मैंने कहा अगर ऐसी बात होगी तो कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिलना चाहिए। तो स्थिति लगभग वो बनी है। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि अपने आप को हिंदू विरोधी नहीं दिखाने के चक्कर में भूपेश बघेल जी ने जो अनदेखी की, मैंने बताया कि बस्तर में धर्मांतरण का मामला है और उनको दफनाने को लेकर के अनेक झगड़े हुए वहां पर। गांव में गैर ईसाई आदिवासियों ने दफनाने नहीं दिया। वहां पर सरकार ने न्याय का पक्ष नहीं लिया, तटस्थ रहे और कोशिश की कि वो जो गैर ईसाई आदिवासी हैं उनकी बात को माना जाए। उसी प्रकार एक नहीं, तब तो हिंदुत्व का जो एक फैक्टर था तब तो बघेल जी के पक्ष में जाना चाहिए था कि भाई वो वहां है, लेकिन वो भी जाता नहीं दिखा। नहीं, वही बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, ईसाई आदिवासियों को ये लगा कि सरकार हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही, तो उन्होंने पार्टी बना करके खिलाफत में चुनाव लड़ा। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर है। लेकिन इस पूरे चुनाव में एक और बात मेरे हिसाब से भी स्पष्ट होगी कि जब ये पता लगेगा कि कितनी सीटों पर जो जीत हार का मार्जिन है वो कम रहा, शायद वहां पर बहुत सारी जो गुत्थियां हैं वो सुलझ जाएंगे, क्योंकि अभी वो आंकड़े आने बाकी है। तब पता लगेगा कि महिलाओं का मतदाता आने से स्पष्ट होगा ये कि जो हमारी स्थापना है, जो हम अनुमान कर रहे हैं, क्या वो बात सही है, क्या वो बात सही है। बिल्कुल, वो लास्ट के आंकड़े बता पाएंगे कि क्या है। चलिए, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में जितनी चीजें हैं सामने हैं, लगभग 3 प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। और तेलंगाना में जैसे कि कहा जा रहा था, तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी शुरू से कह रहे थे कि तेलंगाना हम आ रहे हैं और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस आ रही है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।